Good morning, everyone. Today we will learn about economic environment, its meaning, and the factors that affecting economic environment. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्थिक पर्यावरण शब्द जो है वो किन से बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इकोनॉमिक, आर्थिक, दूसरा इन्वायरमेंट या पर्यावरण। हम दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ समझ के फिर हम उन दोनों का कंबाइंड अर्थ समझते हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक से आपका अभिप्राय क्या होता है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक से मीनिंग आपका होता है कि मनुष्य जो क्रियाएं करता है आवश्यकता पूर्ति के लिए, जो धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाए, सामाजिक या सेवार्थ या फिर सहायतार्थ, ये चीज़ें नहीं। किस चीज़ के लिए करोगे आप? अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, और दूसरा धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं। उन सब क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाएगा। जैसे कि आपका उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सारी क्रियाएं कैसी होती है? आपकी आर्थिक क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हमने आर्थिक का मीनिंग देखा, यानी ऐसी क्रियाएं जो धन उपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं। यानी कि इकोनॉमिक के अंदर हम कह सकते हैं कि अंडर इट ऑल दस एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड विच आर परफॉर्म्ड बाय ए मैन टू अर्न मनी। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. These are related with activities related to consumption, production, distribution, public finance, etc. In wider terms, economic activities includes all the activities of public and private sector related banking, transport, industries, agriculture, trade, international trade, etc., etc. with a view of earn money. जो हमें बात पकड़ करनी है वो क्रियाओं में हम क्या लेके चलेंगे कि वो धन उपार्जन के उद्देश्य से की जानी चाहिए। अब आता है दूसरा शब्द एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो इसका क्या मीनिंग होगा? यानी पर्यावरण से अभिप्राय होता है कि हमें जो सारी चीज़ें घेर के रखती हैं, जैसे परिस्थितियाँ हो गई, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है? पर्यावरण है। यानी जिससे कि एक मनुष्य का या एक समुदाय का जीवन प्रभावित होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका एनवायरनमेंट कहा जाएगा। यानी एनवायरनमेंट मीन्स द नेचुरल, सोशल, कल्चरल एंड मैन मेड कंडीशन एंड फोर्स अराउंड हिम which influence to economic activities of a man. Economy of any nation influenced by factors taken place out of its jurisdiction. No economy can run without social, political and economic activities. तो यहाँ हम दोनों ने देखा कि आर्थिक और पर्यावरण का अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। तो जो आपका आर्थिक पर्यावरण शब्द है वो दोनों शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ आपको इसके अर्थ बताए गए हैं, आर्थिक का अभिप्राय एंड पर्यावरण का अभिप्राय। अब बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के मीनिंग की। व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? आर्थिक पर्यावरण आपका क्या होगा कि अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन सब निकटवर्ती परिस्थितियों, प्रभाव एवं शक्तियों से है जो कि प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में व्यक्ति या समुदाय के धन उपार्जन क्रियाकलापों को प्रभावित करती है या उनसे प्रभावित होती है। यानी हमें किस चीज़ पर फोकस करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करने वाले एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। यानी इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू एग्जिस्टिंग एंड क्लोजली रिलेटेड कंडीशंस, फोर्सेज etc अराउंड द इकोनॉमी in the form of group of natural, social, political, cultural conditions which affects earning of individual or community and also affected by same. That's called economic environment. तो ये था आपका आर्थिक पर्यावरण का अर्थ। अब अर्थ से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं। यह आपको बताया गया डायग्राम के माध्यम से कि इसमें किस किस चीज़ को आप शामिल करोगे। आप इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल करोगे, आप प्रौद्योगिकी और तकनीक दशाओं को शामिल करेंगे, आप सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं होंगी इसके अंदर, जनसंख्या संबंधित चीज़ें इसके अंदर आएंगी, प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं इसमें होंगी, अंतर्राष्ट्रीय दशाएं, राजनीतिक परिस्थितियाँ और वैधानिक दशाएं। ये सब मिलकर क्या बनता है? आपका आर्थिक पर्यावरण बनता है। तो ये एक डायग्राम आपको दिया गया है। अब आर्थिक पर्यावरण क्या होता है? हमेशा परिवर्तनशील होता है, ये स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशंस बदलती रहती हैं, और जब कंडीशंस बदलेंगी तो क्या होगा? आपका पर्यावरण भी हमेशा बदलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के प्रमुख अंग, अथवा हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स कौन से हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ एक टेबल के द्वारा आपको समझाया गया कि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं।
यहाँ ये 13 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब ये सारे फैक्टर मिलके ही जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, तो जब इनमें परिवर्तन आएगा तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी ये मेन फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। क्योंकि देश का विकास या वृद्धि की हम बात करें तो वो सारे आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। आर्थिक पर्यावरण अगर अनुकूल होगा तो देश तरक्की करेगा, रोजगार बढ़ेंगे, आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें प्रतिकूल होंगी तो क्या होगा, उत्पादन, रोजगार, आय, इन सब में क्या होगी, आपकी कमी होगी, जिससे गरीबी बढ़ेगी, निष्क्रियता बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था क्या होगी, आपकी मंदी की ओर या गर्त में चली जाएगी। तो ये जो मेन फैक्टर्स हैं इनकी वजह से इकोनॉमी फाइनल होती है। इसमें पहला आपका दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंडीशंस, कि उस देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, उनके पास क्या भंडार है, प्राकृतिक संपदाएं उनके पास कितनी हैं, यानी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, सोइल, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, आपके जो आपके फूड गुड्स हैं जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, ये सब कंजप्शन है जो आप कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर आपको क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही है, रेनफॉल वहाँ कितना है। तो ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं, आपकी उस देश की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। अगर ये सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो आर्थिक समृद्धि का मार्ग बनेगा, और अगर प्रतिकूल हैं तो विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब मान लो जिस देश के पास जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मान लो ऑयल के भंडार हैं या सोने के भंडार हैं, तो नेचुरल बात है वो देश क्या होंगे, ज़्यादा अमीर होंगे और ज़्यादा विकसित कंट्रीज होंगे। लेकिन जहाँ इन चीज़ों का कमी है उन्हें क्या करना पड़ता है, इनको आयात करना पड़ता है, तो वो देश क्या होते हैं, विकास में पिछड़ जाते हैं। दूसरा आपका आता है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम से आशय क्या है, आप समझिए कि आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय होता है कि अर्थव्यवस्था में उस संस्थागत स्वरूप से है जिसके अंतर्गत मानव के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वेतन, राजस्व संबंधी क्रियाएं सारी की जाती हैं। यानी जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें होने वाली सारी क्रियाएं आपकी आर्थिक प्रणाली के अंदर आती है। अब आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की प्रणाली कैसी है डिपेंड करता है, तो आपकी हो सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी हो या मिश्रित हो, यानी कैपिटल इकोनॉमी हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है, एंड सोशल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर आपका क्या होता है कि राज्य का जो योगदान होता है वो कम होता है, हर चीज़ें स्वतंत्र या निजी हाथों के अंदर सौंप दी जाती है। यानी उत्पादन और वितरण सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे, प्राइवेट जो ओनरशिप है उसके द्वारा कंट्रोल इसको किया जाता है, और जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है वो मिनिमम होता है। दूसरा आपको बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, सोशल इकोनॉमी। अब इसके अंदर क्या होगा, राज्य का रोल ज़्यादा रहता है, यानी जो आपका प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का या हम कह सकते हैं कि समाज का एक प्रभावी कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इसके अंदर कंट्रोल शून्य होता है, बिल्कुल नगण्य होता है। और इसका मेन टारगेट होता है कि मैक्सिमम सोशल इसका वेलफेयर कैसे किया जाए, इसका टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जो कि आपका कैपिटल इकोनॉमी के अंदर होता है। तीसरी आपकी इकोनॉमी हो सकती है जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि भारत के अंदर है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो वेलफेयर से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं या मोस्टली जो क्षेत्र हैं सार्वजनिक और निजी दोनों को मिला के चलाया जाता है, और मोस्टली पे किसका कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइजेज जो होते हैं उन पे, या सामान्य उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनके लिए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के लिए रखी जाती हैं और कुछ क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब डिपेंड करता है कि कौन सी इकोनॉमी है, तो वहाँ की इकोनॉमी इन्वायरमेंट उससे प्रभावित होगा। अगर समाजवादी है तो उस टाइप की वेलफेयर एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, पूंजीवादी है तो वहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा पनपेंगे, और मिक्स्ड है तो दोनों ही चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा। तीसरा जो इसका फैक्टर है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है वो है आपका आर्थिक दशाएं या परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। इकोनॉमिक कंडीशन से आपका आश्चर्य, जैसे कि आपकी आर्थिक विकास का स्तर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लेवल पे आप, विकसित, विकासशील, पूर्णतः विकसित या पिछड़ा, डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। दूसरा जैसे इसके अंदर आपका आ जाएगा राष्ट्रीय आय, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो इससे क्या होता है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। अगर राष्ट्रीय आय आपकी कम है तो देश गरीब होगा, राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो देश क्या होगा, अमीर होगा। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब चीज़ इसको प्रभावित करती है। बैंकिंग सिस्टम जैसे इसके अंदर आप क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आप क्या ले सकते हैं, अगला पॉइंट बैंकिंग सिस्टम, अगर उनका डेवलपमेंट है तो अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर आपका जैसे टैक्स वगैरह का ढांचा कैसा है, करों में छूट आदि है या नहीं है, तो उस चीज़ का डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ की कैसी हैं, जैसे ट्रेड साइकिल्स कैसे हैं, मंदी तेज़ी क्या चल रहा है, आधारभूत सुविधाओं का विकास कितना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। चौथा पॉइंट जो आपका इसके अंदर आता है वो है मानवीय संसाधन एवं दशाएं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देयर कंडीशंस।
अब केवल मात्र नेचुरल रिसोर्सेज होने से तो विकास होगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेज भी कैसा चाहिए, यानी कार्यशील जनसंख्या चाहिए। कार्यशील जनसंख्या से आपका आशय क्या होगा कि जैसे अब हमारे देश को जवानों का देश कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जो मोस्टली हमारे 60% पॉपुलेशन है वो आपकी 15 से 60 के बीच में है। अब 15 से जो नीचे की जो पॉपुलेशन होती है वो भी प्रोडक्टिव नहीं होती है उतनी, क्योंकि वो खुद डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर। और 55-60 के ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर आती है। तो इसके बीच की पॉपुलेशन जो होती है उसको कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है। अगर कार्यशील जनसंख्या किसी देश की ज़्यादा है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ ज़्यादा सुदृढ़ होंगी, बजाय इन दोनों के अपोजिट होने के। तो ये फैक्टर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इस तरह से प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, यानी वहाँ के लोगों के रीति रिवाज क्या है, परंपराएं क्या है, क्या वो सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करते हैं या फिर वो भौतिकवाद के पीछे पड़े हुए, तो डिपेंड करता है इस चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाएं, पॉलिटिकल कंडीशंस। अब राजनीतिक शासन प्रणाली क्या करती है, आपके वहाँ प्रजातांत्रिक स्वरूप है क्या, जनता का विश्वास कितना है, अस्थिरता तो नहीं है, बार बार गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर सुशासन चल रहा है, गवर्नमेंट स्थिर है, तो विकास ज़्यादा होता है बजाय अस्थिर गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है आपका वैधानिक दशाएं, लीगल कंडीशंस, यानी कानून और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रतिकूल पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। जबकि जहाँ सही कानून व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर कंट्रोल है, तो वहाँ पे आर्थिक पर्यावरण अनुकूल होता है और विकास भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका आता है 8वां पॉइंट, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं। किसी देश के आर्थिक पर्यावरण पर उस देश की सरकार की आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मौद्रिक नीति हो गई आपकी, अब मौद्रिक नीति आपने कैसी है, लचीली है, कठोर है, किस टाइप की आपने बना रखी है। दूसरा राजकोषीय नीति होगी। तो अब इन सब चीज़ों का इफेक्ट किसके ऊपर आता है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के और औद्योगिक गतिविधियों के ऊपर आता है। यानी जैसे कृषि नीति है, कृषि का नियंत्रण कैसा है, कृषि नीति के लिए बजट क्या है, जनसंख्या नीति कैसी है आपकी। तो ये सब चीज़ें मिलकर जितनी भी नीतियाँ होती है जो अर्थव्यवस्था संबंधित होती है वो सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पॉइंट है मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कंडीशंस। जैसे मुद्रा बाजार आपको पहले बताया गया कि क्या होता है, जो अल्पकालीन से संबंधित मौद्रिक गतिविधियों को करता है, और पूंजी बाजार मध्य अवधि काल के लिए किया जाता है। अब इनका विकास कैसा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट कितने हैं वहाँ पे, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, बाज़ार के विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, वो है आपका 10वां, प्रौद्योगिक एवं तकनीकी दशाएं, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल कंडीशंस कैसी हैं। वहाँ पर साइंस कितना डेवलप्ड है, जो आप प्रोडक्शन के लिए टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो कैसी हैं। अगर वो लेटेस्ट हैं तो नेचुरल सी बात है, डेवलपमेंट बढ़िया होगा, नई नई वस्तुओं का उत्पादन होगा और आर्थिक पर्यावरण क्या होगा, ज़्यादा गतिशील और विस्तृत और विकासशील होगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। अब चूँकि आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के लिए कोई भी देश खुद से तो जुड़ा हुआ नहीं, हर इकोनॉमी सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है। एक देश में मंदी आती है तो दूसरे देश पे भी इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, यानी इंटरनेशनल कंडीशंस प्रभावित करती हैं, क्योंकि सभी देश क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। किसी देश में युद्ध होता है तब जो पड़ोसी देश होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वहाँ के कंडीशंस कैसी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। जैसे एक बार जैसे आपके 2008-9 में मंदी आई थी तो वो एक वैश्विक मंदी का उसने रूप ले लिया था, जबकि वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका से। अमेरिका के कुछ बैंक थे जो लोन डिफॉल्ट्स के कारण दिवालिया घोषित हुए थे और धीरे धीरे उसने सभी देशों को चपेट में ले लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कंडीशंस कैसी हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, इनसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट 12वां पॉइंट आपका है इसके अंदर, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। यानी आज के टाइम में एक मेन फैक्टर हो गया है कि जो भी चीज़ें हैं उनको पर्यावरण के साथ जोड़ता देखा जाता है, क्योंकि हमारा अस्तित्व तभी है जब पर्यावरण सही रहेगा। यानी आर्थिक पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण इन दोनों के प्रति जागरूकता होनी जरूरी है। अंतिम आपका है अन्य दशाएं, अदर कंडीशंस। अब अदर कंडीशंस जैसे आपका अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति हो गई, जैसे ड्यूल नेचर ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि आपका दोहरी प्रकृति से, जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे विकसित राष्ट्र हैं जैसे, तो उनमें शहरी जनसंख्या ज़्यादा होती है, आधारभूत सुविधाएं होती है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या के पास बहुत ही कम सुविधाएं होती हैं। तो ये एक तरह से क्या दोहरी अर्थव्यवस्था हो जाती है, तो ये प्रभावित करती है। आर्थिक नियोजन जैसे हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग कंडीशंस कैसे चल रही हैं आपकी, तो ये उसको क्या करता है, प्रभावित करता है।
और जैसे बचत या पूंजी निर्माण की दरें क्या है आपकी, रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्म्स कैसी हैं आपकी, यानी सेविंग के नेचर हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक एक्सपेंसेस नेचर है, लोन ले और GPO वाले प्रकृति पे चल रहे हैं तो वहाँ की कंडीशंस कुछ अलग टाइप की होंगी। तो ये थे आपके फैक्टर्स जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी मैन हम क्या कह सकते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज प्रभावित करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रभावित करते हैं, सोशल एंड कल्चरल वहाँ का इंस्टीट्यूशन कैसा है, वहाँ के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का क्या है, गवर्नमेंट का सिस्टम वहाँ क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट जो आपको बताया, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, मनी और फिस्कल पॉलिसीज़ कैसी हैं, लेबर कंडीशंस कैसी हैं, लेबर संगठन कितने स्ट्रॉन्ग है, वो किस हिसाब से प्रभावित करते हैं, काम होने देंगे या नहीं होने देंगे क्या रहता है, इकोनॉमिक लॉज कैसे हैं, ईजिली व्यापार शुरू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इससे प्रभावित होता है, इंटरनेशनल कंडीशन से इफेक्टेड होता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ कैसी है इस पर डिपेंड करता है, अवेयरनेस कैसी है, और एजुकेशन सिस्टम कैसा है। एजुकेशन जितनी ज़्यादा सुदृढ़ होगी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का अर्थ आज हमने देखा कि इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं, और अंत में हमने अध्ययन किया कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। ये आपका जो सेकंड पेपर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, उसका फर्स्ट यूनिट का ये पार्ट था। थैंक यू।